अब यहाँ से स्टार्ट होगा उपखंड ख। उपखंड ख में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 4 नंबर और 6 नंबर के। चलो केमिस्ट्री देखते हैं। स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 5वां से। क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 नंबर का है। पहला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट जल बनाता है, या अथवा करके वही दिया है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है कि चूने के पानी में, चूने के पानी को तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो मतलब दोनों प्रश्न एक ही है, या इस तरह बोल देगा या तो रिएक्शन दे देगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। देखो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOS ट्वाइस। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है, जल बनता है H2। बस संतुलित भी है, नोट कर लो। इसके बाद दूसरा यहाँ पे है कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, फिर जिंक नाइट्रेट और यहाँ पे सिल्वर बनाते हैं। पूरा संतुलित है, आपको बस नोट करना है रिएक्शनों को। 4 नंबर मिल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्न पर टिप्पणी दीजिए। 4 प्रश्न है 4 नंबर का। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा खाने सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता है। मेरे प्यारों से देखो, जब सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यहाँ पे उसका हमने रिएक्शन लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह 6वें का ए का सोल्यूशन पूरा है, नोट कर लो। इतना बेहतरीन आपको कोई बताएगा नहीं लिखकर। इसके बाद दूसरा है कि क्या होता है जब अमोनिया क्लोराइड को गर्म करते हैं। देखो अमोनिया क्लोराइड को गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विक्षेपित हो जाता है। ये उसका रिएक्शन में लिखा हूँ, ठीक है, उसको नोट कर लो। चलो तीसरा देखो, विरंजक चूड़ की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, या बोल देगा कि विरंजक चूड़ से क्लोरीन गैस बनाएंगे कैसे, उसका रिएक्शन लिखो। देखो तो क्लोरीन गैस निकलता है, CaOCl2 H2SO4 मिलकर बनाते हैं CaSO4 और H2 और क्लोरीन गैस बनाते हैं। लो भाई पूरा रिएक्शन में लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6वां है कि सोडियम, 6वां कराऊं, चौथा, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो, ठीक है। चलो सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। रिएक्शन उतार लो। देखो सोडियम को जो जल में घोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। रिएक्शन पूरा संतुलित किया हुआ रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 7वां प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति का नाम लिखो। देखो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यह इस तरह है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2, कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऐसे है। अब इसका हमें IUPAC नाम बताना है, ठीक है। इसके बाद देखो ये है आपका एसिटिल्डिहाइड, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, CH3CHO, इस तरह है। ये आपका क्या है, HC बराबर CH, एसिटिलीन है। ये आपका है C2H5OH है, ठीक है। तो पहले फिलहाल 4 यहाँ पे, इधर क्या है 4, 2 पीछे है, तो पहले 4 का सोल्यूशन देख लो। ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा। पहला वाला आपको हेक्सेनॉल कहलाएगा, दूसरा एथेनॉल कहलाएगा, तीसरा एथाइन कहलाएगा, चौथा एथेनॉल कहलाएगा, ठीक है। नोट करो, IUPAC नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद 4 हो गया ना। 4 के बाद मेरे प्यारों जो इधर भी दिया हुआ है, 4 के बाद देखो 5वां क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C फिर ट्रिपल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड CH3, और नीचे वाला क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH फिर सिंगल बॉन्ड CH3, यह है। अब देखो 5वां और 6वां, 5वां को हम लोग ब्यूटेन 2 कहेंगे और 6वें को प्रोपेनॉल 2 कहेंगे। यही 6 आएगा, 6 को 6 तैयार कर लो, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ये IUPAC नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो आगे बात करें, अगर ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको दिया हुआ है एक और ऑप्शन कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। देखो पहला वाला क्या है, मरकरी ऑक्साइड, अगर उसमें उष्मा दे रहे हैं तो मरकरी बन रहा है और यहाँ पे क्या भरा जाएगा। दूसरा अभी मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद है आयरन फिर कॉपर सल्फेट मिलकर यहाँ पे क्या बनाएंगे और यहाँ पे कॉपर बना रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर उष्मा से अपघटन करा रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, जिंक कार्बोनेट, और यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगा, और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। मतलब कितने प्रश्न है, 6, और 6 का मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ नोट कर लो। उसके सामने जाकर नोट कर लेना, पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, उसके जब सामने नोट करोगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं आंसर आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे वो 6 सिंगल था, 6 मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6वां है, जाके बाकायदे खूब बढ़िया से भर लेना इसको। पूरा संतुलित बताया हूँ, ठीक है, संतुलित किया हुआ है, बस आपको नोट्स बनाना है इसका। चलो ये भी प्रश्न हो गया, आगे देखते हैं। अगला है उपखंड ग। उपखंड ग बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। 8वां प्रश्न देखो क्या है कि मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों के कार्यों का वर्णन कीजिए। चलो देखते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम। चलो नोट करो, 8वां क्या है, पाचक रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचक रस निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन। पहला पहला है कि लार भोजन को निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में भी भाग लेती है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में क्या कर देता है, बदल देता है। इसके बाद दूसरा है जठर रस
जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है तथा जठर रस में HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। पेप्सिन प्रोटीन व कार्यशील है और प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टाइड में बदल देता है। इसके बाद तीसरा है कि पीत रस तथा अग्नाशयी रस ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस तथा यकृत से निकलने वाला पीत रस आकर मिलते हैं। पीत रस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय में बदलकर क्षारीय बनाता है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। पहला, ट्रिप्सिन। यह भोजन के प्रोटीन, पेप्टोन आदि प्रक्रिया करता है। यह अग्नाशयी रस में ट्रिप्टोनाइजोन के रूप में होता है तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। और दूसरा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है कि यह भोजन के वसा प्रक्रिया करके उसे वसीय, अम्लीय एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसके बाद आता है एमाइलाइप्सिन या एमाइलेज। यह कार्बोहाइड्रेट प्रक्रिया करके उन्हें माल्टोज एवं अन्य शर्कराओं में क्या कर देता है, बदल देता है। इसके बाद है आत्र रस। इसमें उपस्थित एंजाइम अधपचय भोजन पर क्रिया करते हैं और आत्र रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचय भोजन पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। इसके बाद पहला है सुक्रेज। इसमें सुक्रेज क्या करता है, यह शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। फिर लैक्टेज क्या करता है, यह लैक्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज, यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। इरेप्सिन, यह शेष प्रोटीन तथा उसके अवयव को अमीनो अम्ल में बदल देता है। बस लो भाई, पूरा का पूरा आंसर डिटेल में आपको बता दिया। 9 प्रश्न है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण समझाइए। कायिक जनन, चलो देखते हैं भाई। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा। पौधे के किसी भी कायिक भाग में नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। जैसे गन्ना हुआ, गुलाब आदि। बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन अलैंगिक जनन विधि द्वारा ही होता है। इसके अंतर्गत पौधे के किसी कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिकाओं द्वारा नए पौधे तैयार हो जाता है। पौधे में कायिक जनन की 2 प्रमुख विधियां कलम लगाना व दाब लगाना होती है। पहला लिखो कलम लगाना, देखते हैं जिसे हम लोग कटिंग विधि कहते हैं। इस विधि में तने के कलियां छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं और इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इनके निचले सिरों को उचित स्थान पर भूमि दबा देते हैं। इनसे कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं और उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। गुलाब, कैक्टस, अनास, गुड़हल आदि में हम कलम से ही पौधे उगाते हैं। गन्ने में कलम को भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में दबा देते हैं। इसके बाद दूसरा है दाब लगाना। कुछ पौधे में हम पौधे की किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इसके जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद नई पौधे बन जाती हैं। नई पौधे इसके पैतृक पौधे से काटकर अलग कर देते हैं और यह वृद्धि करके पूर्ण पौधा बन जाता है। जैसे बेला, चमेली, कनेर आदि में यह विधि जो है अपनाई जाती है। चलो, कायिक जनन में लाभ भी पूछा था ना, तो कायिक जनन से लाभ नोट कर लो। लिखो, जिन पौधे में बीज नहीं बनते जैसे केला, अंगूर, अनास, इनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। दूसरा है नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा, नए पौधे मात्र पौधों के समान होते हैं, इनमें विविधताएं नहीं होती। और चौथा है कि पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। चलिए, ये 9 प्रश्न था। 10वां प्रश्न देखो क्या है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। एक एक उदाहरण भी दीजिए। 4 नंबर का है। चलो देखते हैं स्वपरागण और परपरागण है। पहले हम डालेंगे स्वपरागण। इसमें लिखेंगे पहला, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। इसमें पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं। नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। तीसरा है कि पुंकेसर व स्त्रीकेसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। और चौथा है कि पुष्प प्रायः अनेकार्षक, छोटे, सुगंध रहित तथा मकरंद स्थित होते हैं, मतलब मकरंद रहित होते हैं। और पांचवा है कि कुछ पौधे के पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं है। उदाहरण में जैसे मटर हुआ। अब हम डालेंगे पर परागण। पर परागण में पहला पॉइंट लिखेंगे कि पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं। नर मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। दूसरा लिखेंगे कि अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तीसरा है कि अनेक बार पुंकेसर और जायंग भाग प्राय इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी प्रकार के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच सकते। चौथा है कि वायु परागित पुष्पों को छोड़कर पुष्प प्राय गंध युक्त, आकर्षक, बड़े अथवा छोटे छोटे समूह में व्यवस्थित होते हैं। और पांचवा है, उदाहरण में जैसे आप गुलाब ले लो। ठीक है, 10 प्रश्न मैंने बता दिया। 11वां प्रश्न देखो क्या है। 11वां है कि मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन करना है और ये प्रश्न 6 नंबर का है। चलो कोई नहीं, पूरा मैं सलूशन बताऊंगा। लिंग गुणसूत्र हेडिंग डालो, लिखो। उत्तर में कि मनुष्य के सभी कायिक तथा जनन कोशिकाएं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्रों के 22 समजात जोड़े होते हैं जिन्हें हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। शेष एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुष तथा स्त्री में यह गुणसूत्रों का जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। पुरुष में इस जोड़े जो कि 23 जोड़े होते हैं के गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनमें एक छोटा तथा दूसरा क्या होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार ये हेट्रोसोम्स हैं
इनमें से बड़ा एक्स तथा छोटा जो होता है वाई गुणसूत्र कहलाता है। स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र भी समजात एक्स प्रकार के होते हैं। इस प्रकार जैसे पहला है, पुरुष की जनन कोशिकाओं में 22 जोड़ा और एक्स वाई मिला के कितने हैं, टोटल 46 गुणसूत्र, तथा स्त्री की जनन कोशिकाओं में 22 जोड़ा और पुरुष के जो एक्सेस गुणसूत्र होते हैं टोटल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात मनुष्य में लड़के तथा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो ये चित्र बना लो, देखो एक्स एक्स गुणसूत्र है, ये एक्स वाई गुणसूत्र है, यहाँ पे युग्मक जुड़ के बन रहा है। अगर एक्स एक्स मिल गया तो समझो संतति में स्त्री प्राप्त होगी, और एक्स वाई गुणसूत्र मिल गया तो पुरुष प्राप्त होगा। ठीक है, देखो ये पुरुष है, ये आपका स्थिति है, चित्र भी बना लेना। तो पुरुष स्त्री दोनों का चित्र देखो ना डिटेल में, मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसके नीचे फिर लिखना है कि लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। कैसे? पहला, महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स मिलकर एक्स एक्स, लेकिन पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, दोनों मिला के एक्स वाई होते हैं। इसके बाद देखिए, पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र रखते हैं। चौथा है कि महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। और पांचवा कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स एक्स युग्मनज लड़की में विकसित होता है। और यह है कि छठवां कि जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो उसमें एक्स वाई युग्मज लड़के को मतलब लड़के में क्या होता है, विकसित हो जाता है। इसके बाद देखो, अगर 11वां प्रश्न नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक प्रश्न दिया कि मानव में नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, सिर्फ चित्र बनाना है, सचित्र वर्णन नहीं करना, सिर्फ चित्र बनाने को 6 नंबर मिलेगा। चलो देखो यही है, ठीक है, अथवा वाला आंसर। ये बहुत सिंपल हमने चित्र लिया है। ये मूत्राशय हो गया, यहाँ पे ब्लेडर जिसे बोलते हैं, ये मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया मूत्र मार्ग, ये आपका वृषण हो गया, और ये वाला भाग जो है आपका शुक्र वाहिका, और ये मूत्र नलिका। बस इतना ही भाग आप दर्शा देना, बहुत सिंपल है। आपको पूरा का पूरा 6 में 6 नंबर आपको दे दिया जाएगा।